बोल रहे हैं। वो वही रानी हो कि भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीर गति को प्राप्त वीरांगना थी। वही रामगढ़ की रानी अवंतीबाई हो जो 1857 की क्रांति रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। 1857 के मुक्ति आंदोलन में इस राज्य की अहम भूमिका थी, जिससे भारत के इतिहास में नई क्रांति आई। वही वीरांगना हो जिसने झांसी की रानी की तरह अपने पति विक्रमादित्य के अस्वस्थ होने पर ऐसी दशा में राज्य कार्य संभाल कर अपनी योग्यता का परिचय दिया और अंग्रेजों के चूल्हे हिलाकर रख दी। आज भी भारत की पवित्र भूमि ऐसे वीर वीरांगनाओं की कहानियों से भरी पड़ी है, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश के आजाद होने तक भिन्न भिन्न रूप में अपना अहम योगदान दिया है। लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने हमेशा से उन्हें नजरअंदाज किया। यूं कहे कि इतिहासकारों ने वही लिखा जो उस समय के सत्ताधीश चाहते थे, और इस तरह से जो देश के लिए मर मिटने वाले लोग थे उनका इतिहास कहीं धूमिल सा रह गया। उनकी अमर गाथाएं जीवित रही थी लोगों के मन में, लोगों की लोक कथाओं में, लोगों के लोक गीतों में, और इसी वजह से आज आप मेरे बारे में जान पा रहे हैं। देश में सरकारों या प्रमुख सामाजिक संगठनों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों को जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के होते हैं। लेकिन बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिनके अहम योगदान को न तो सरकार याद करती है और न ही समाज याद करता है, लेकिन उनका योगदान भी देश के अग्रणी श्रेणी में गिने जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कम नहीं। जितना योगदान स्वतंत्रता संग्राम में देश के अग्रणी श्रेणी में गिने जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का था, उतना ही मेरे जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान है, जिनको देश से इतिहासकारों ने अपने कलम से वंचित और अछूत कर रखा है। भारत की पूर्वाग्रही लेखनी ने देश के बहुत से त्यागी, बलिदानियों, शहीदों और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर वीरांगनाओं को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की पुस्तकों में उचित सम्मानपूर्ण स्थान ही नहीं दिया। परंतु आज भी इन वीर वीरांगनाओं की शौर्यपूर्ण गाथाएं भारत की पवित्र भूमि पर गूंजती हैं और उनका शौर्यपूर्ण जीवन प्रत्येक भारतीय के जीवन को मार्गदर्शित करता है। आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी को जन जन तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। ऐसे ही 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक वीरांगना हूँ, रानी अवंतीबाई लोधी नाम है मेरा। मेरे योगदान को इतिहास में हमेशा से अहम स्थान न देकर मेरे साथ अन्याय किया गया है। आज देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे बारे में जानते तक नहीं, लेकिन मेरा योगदान भी 1857 के स्वाधीनता संग्राम की अग्रणी नेता वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कम कर नहीं था। आज भी आपको वही बलिदान की गाथा सुनाने आए हूँ जिसे इतिहासकारों ने हमेशा नजरअंदाज किया। मेरा जन्म पिछड़े वर्ग के लोधी राजपूत समुदाय में 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनकेहनी, जिला सिवनी के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ था। मेरी शिक्षा दीक्षा मनकेहनी ग्राम में ही हुई। बचपन में ही मैंने तलवारबाजी और घुड़सवारी करना सीख लिया था। लोग मेरी तलवारबाजी और घुड़सवारी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। मैं बाल्यकाल से ही बड़ी वीर और साहसी थी। जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे मेरी वीरता के किस्से आसपास के क्षेत्र में फैलने लगे थे। पिता जुझार सिंह ने मेरा विवाह सजातीय लोधी राजपूतों की रामगढ़ रियासत जिला मंडला के राजकुमार से करने का निश्चय किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य सिंह के लिए रिश्ता सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब मैं जुझार सिंह की अवंतीबाई रामगढ़ रियासत की रानी अवंतीबाई बन चुकी थी। 1817 से 1851 तक रामगढ़ राज्य के शासक लक्ष्मण सिंह थे, लेकिन 1851 में स्वास्थ्य खराब से लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई। अब राजकुमार विक्रमादित्य सिंह का रामगढ़ रियासत के राजा के रूप में राज तिलक किया गया। लेकिन कुछ महीने बाद राजा विक्रमादित्य भी अस्वस्थ रहने लगे। उनके दोनों पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह अभी छोटे थे, अतः राज्य का सारा भार मेरे कंधों पर आ पड़ा। इस समय लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी का प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। उसी काल में राज्य विस्तार का काम अपने चरम पर था।
भारत में लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियों और उसके राज्य हड़प लेने की नीति की वजह से देश की रियासतों में हलचल मची हुई थी। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत जिस रियासत का कोई स्वाभाविक बालिग उत्तराधिकारी नहीं होता था, ब्रिटिश सरकार उसे अपने अधीन कर रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लेती थी। इसके अलावा इस हड़प नीति के अंतर्गत डलहौजी ने यह निर्णय लिया था कि जिन भारतीय शासकों ने कंपनी के साथ मित्रता की है अथवा जिन शासकों के राज्य ब्रिटिश सरकार के अधीन है और उन शासकों के यदि कोई पुत्र नहीं है तो बिना अंग्रेजी हुकूमत की आज्ञा के किसी को गोद नहीं ले सकता। अपनी राज्य हड़प नीति के तहत डलहौजी कानपुर, झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, करौली इत्यादि रियासतों को हड़प चुका है। रामगढ़ की इस राजनीतिक स्थिति का पता तब अंग्रेजी सरकार को लगा तो उन्होंने रामगढ़ रियासत को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर लिया और शासन प्रबंध के लिए एक तहसीलदार को नियुक्त कर दिया। रामगढ़ के राज परिवार को पेंशन दे दी गई। इस घटना से मैं अत्यंत दुखी हुई, परंतु मैं अपमान का घूंट पीता रह गया। मुझे एक अवसर की तलाश करने लगी। मई 1857 में अस्वस्थता के कारण राजा विक्रमादित्य सिंह का स्वर्गवास हो गया। सन 1857 में जब देश में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तो क्रांतिकारी का संदेश रामगढ़ में पहुंचा। मैं तो अंग्रेजों से पहले से ही जली भुनी बैठी थी कि रामगढ़ भी झांसी और अन्य राज्यों की तरह कोर्ट कर लिया गया था और अंग्रेजी रेजिमेंट रामगढ़ समस्त कार्य पर निगाह रखे हुए थे। मैंने अपनी ओर से क्रांति का संदेश देने के लिए अपने आसपास के सभी राजाओं और प्रमुख जमींदारों को चिट्ठी के साथ कांच की चूड़ियां भिजवाई। गुप्त सम्मेलन में दिए गए निर्णय के अनुसार प्रचार का दायित्व मुझ पर था। एक पत्र और 2 काली चूड़ियों की एक पुड़िया बनाकर प्रसाद के रूप में वितरित करना। पत्र में लिखा गया, अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़ियां पहनकर घर बैठो। तुम्हें धर्म की सौगंध। जो इस कागज का सही पता बैरी को दे। पत्र सौहार्द और एकजुटता का प्रतीक था तो चूड़ियां पुरुषार्थ जागृत करने का सशक्त माध्यम बनी। पुड़िया लेने का अर्थ या अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में अपना समर्थन देना। सभी देशभक्त राजाओं और जमींदारों ने मेरे साहस और शौर्य की बड़ी सराहना की और मेरी योजना अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। जगह जगह गुप्त सभाएं कर देश में सर्वत्र क्रांति की ज्वालाएं फैला दी गई। इस बीच कुछ विश्वासघाती लोगों की वजह से कुछ प्रमुख सहयोगी नेताओं को अंग्रेजों द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया। अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर अपने राज्य से कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधिकारियों को भगा दिया। राज्य क्रांति की बागडोर अपने हाथों में ली। ऐसे में मैं वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी मध्य भारत की क्रांति की प्रमुख नेता के रूप में उभरी। क्रांति की खबर जबलपुर के कमिश्नर को दी गई तो वह आग बबूला उठा। उसने आदेश दिया कि मैं मंडला के डिप्टी कलेक्टर से भेंट करूं। अंग्रेज पदाधिकारियों से मिलने की बजाय मैंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। रामगढ़ के किले की मरम्मत कराकर उसे और मजबूत एवं सुदृढ़ बनवाया। मध्य भारत के विद्रोही नेता मेरे नेतृत्व में एकजुट होने लगे। अंग्रेज मध्य भारत की इस क्रांति से चिंतित हो गए थे। मैंने अपने साथियों के सहयोग से अंग्रेजों को ललकारा। डुगरी, रामनगर, बिछिया इत्यादि क्षेत्रों से अंग्रेजों का सफाया कर दिया। इसके पश्चात मैंने मंडला पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इससे हुए रामगढ़ की मजबूत क्रांतिकारी सेना और अंग्रेजी सेना में जोरदार मुठभेड़ हुई। जिसमें मेरा और मंडला के डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन के बीच सीधा युद्ध हुआ। इसमें वाडिंगटन का घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया। उसका घोड़ा गिरने ही वाला था तब तक वाडिंगटन घोड़े से कूद गया। मैं अपने घोड़े को तेज भगाते हुए उस पर टूट पड़े। बीच में तलवार लेकर एक सिपाही से बचाने आ कूदा। उसने मेरे वार को रोक दिया, अन्यथा वाडिंगटन वही समाप्त हो गया होता। मंडला का डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन भयभीत होकर भाग चुका था और युद्ध में विजय हमारी हुई। इसके बाद मंडला भी मेरे अधिकार में आ गया, जिस पर मैंने कई महीनों तक शासन किया। मंडला का डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन लंबे समय से मुझसे अपने अपमान का बदला लेने को आतुर था और वह हर हाल में अपने पराजय का बदला चुकाना चाहता था। इसके बाद वाडिंगटन ने अपनी सेना को पुनर्गठित कर रामगढ़ के किले पर हमला किया, जिसमें रीवा नरेश की सेना भी अंग्रेजों के साथ थी। मेरी सेना अंग्रेजों की सेना के मुकाबले कमजोर थी, फिर भी वीर सैनिकों ने मेरे नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का जमकर मुकाबला किया। लेकिन ब्रिटिश सेना संख्या बल हम युद्ध सामग्री की तुलना में हमारी सेना से कई गुना बलशाली थी। अतः स्थिति को भांपते हुए मैंने किले के बाहर निकलकर देवहारगढ़ की पहाड़ियों की तरफ प्रस्थान किया। मेरे रामगढ़ छोड़ देने के बाद अंग्रेजों ने रामगढ़ के किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर लूटपाट की। इसके बाद अंग्रेजी सेना मेरा पता लगाते हुए देवरागढ़ की पहाड़ी पर लेकर पहुंची, जहां पर मैंने अपने सैनिकों के साथ पहले से मोर्चा जमा रखा था। अंग्रेजों ने मेरे पास आत्मसमर्पण का संदेश भिजवाया।
लेकिन मैंने संदेश को अस्वीकार करते हुए संदेश भिजवा। लड़ते लड़ते बेशक मरना पड़े, लेकिन अंग्रेजों की भार से तमोनी नहीं। इसके बाद वॉलंटियर ने चारों तरफ से धाव दौड़ा। कई दिनों तक रामगढ़ सेना और अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध चलता रहा, जिसमें रीवा नरेश की सेना अंग्रेजों का पहले ही साथ दे रही थी। हमारी सेना बेशक थोड़ी थी, लेकिन युद्ध में अंग्रेजी सेना के चूल्हे हिलाकर रखती। इस युद्ध में सेना के कई सैनिक हताहत हुए और मेरे खुद बाएं हाथ में गोली लगी, जिससे बंदूक छूट कर गिर गई। अपने आप को चारों ओर से घिरता देख मैंने रानी दुर्गावती का अनुकरण करते हुए अपने अंगरक्षक से तलवार छीनकर स्वयं तलवार भोंककर देश के लिए बलिदान कर दिया। मैंने अपने सीने में तलवार भोंकते वक्त कहा कि हमारी दुर्गावती ने जीते जी वैरी के हाथ से अंग न छू जाने का प्रण लिया था। इसे न भूलना। मेरी यह बात भी भविष्य के लिए अनुकरणीय बन गई। मेरा अनुकरण करते हुए दासी ने भी तलवार भोंककर 20 मार्च 1858 को मेरे साथ अपना बलिदान दे दिया। हम वो परंपराएं तोड़ चुकी थी जिसमें भारत की वीरांगनाएं जौहर करती थी। अब हम युद्ध में बलिदान होने के लिए युद्ध के मैदान में आ गई थी और ये बदलते भारत की नई तस्वीर थी। चाहे उसमें रानी दुर्गावती हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे झलकारी बाई हो और चाहे अवंतिकाबाई मोदी हो, जिन्होंने भारतीय नारी को एक नया साहस दिया और भारतीय क्रांति में एक नई ज्वाला भोग दी। जब मैं अपनी मृत्यु शैया पर थी तो मैंने अंग्रेज अफसर को अपना बयान देते हुए कहा, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मैंने ही विद्रोह के लिए उकसाया, भड़काया था। मेरी प्रजा बिल्कुल निर्दोष है। ऐसा कहकर मैंने हजारों लोगों को फांसी और अंग्रेजों की अमानवीय व्यवहार से बचा लिया। मरते मरते ऐसा कर मैंने अपनी वीरता की और मिसाल पेश की। निसंदेह मेरा व्यक्तिगत जीवन जितना पवित्र, संघर्षशील तथा निष्कलंक था, मेरा बलिदान भी उतना ही वीरोचित था। मैं वीरों की तरह लड़ी और वीरों की तरह ही वीर गति को प्राप्त हो गई। हम गुमनाम क्रांतिकारी जितने सम्मान के हकदार थे, वास्तव में हमें उतना सम्मान मिला नहीं, और ये सम्मान हमें देने की जरूरत भी नहीं है। बस हमारे जैसा आत्मसम्मान जगा लो तो यही हमारे लिए सम्मान है। भारत की नारी यदि हमारी तरह लड़ना सीख जाए तो क्या मजाल कि भारत में कहीं पर भी नारी पर अत्याचार हो जाए या देश के विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर ले। मेरे और मेरे जैसे क्रांतिकारियों के अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष और बलिदान से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी समकालीन सरकारी पत्राचार कागजातों के जिला गजीडियारों में बिखरी पड़ी। इन इतिहासकारी के समकालीन सरकारी पत्राचार कागजातों और जिला गजीडियारों का संकलन और ऐतिहासिक विवेचना समय की मांग है। देश की केंद्र और राज्य सरकार को इस ऐतिहासिक जानकारी और सामग्री का संकलन करना चाहिए और देश के किसी वरिष्ठ इतिहासकार को इसको संजोकर हमारी नई पीढ़ी के सामने परोसना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और यही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा, जिससे भारत और भारत की युवा पीढ़ी अपने देश के असली नायकों, क्रांतिकारियों और अपने आइडल्स को समझ सके। ये थी मेरी कहानी, यानी वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान की शौर्य गाथा। धन्य है वह वीरांगना जिसने एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 20 मार्च 1858 को अपने प्राणों का बलिदान दी थी। ऐसी वीरांगना का देश के सभी नर नारियों को अनुकरण कर उनसे सीख लेकर नारियों को विपरीत परिस्थितियों में जज्बे, हौसले और साहस के साथ खड़ा रहना सीखना चाहिए और जरूरत पड़े तो अपनी आत्मरक्षा और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वीरांगना का रूप धारण कर शत्रु के दांत पिटे भी कर दे। आज की वीडियो में बस इतना ही। इतिहासकारों ने भले ही इतिहास के पन्नों में जगह न दी हो, पर रानी अवंतीबाई और उनके जैसे महान क्रांतिकारियों के शौर्य और बलिदान के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सभी तक पहुंचाना हम सब भारतीयों का कर्तव्य बन जाता है। वीरों की वीर गाथाएं आपके सामने लाता रहूंगा। बस आपका प्यार हमारे साथ बना रहना चाहिए और इन भारतीय वीरों के बारे में हमारी नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए इसे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक और शौर्य गाथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।